हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आज लेक्चर नंबर दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि इस पाठ के जो नाम है इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि और हमने इसमें देखा था कि जब भी आपके दो समीकरण युग्म मिलेंगी उनके बीच तुलना, अनुपातों के बीच में तुलना कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो हम लोग 1 मिनट के अंदर हम लोग रिकैप कर ले रहे हैं जो भी पिछले क्लास में था। हम लोग देख रहे हैं जब आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हमने बताया था, जब आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखा के लिए आपको समीकरण युग्म दिया गया रहेगा। आपको मान लीजिए एक समीकरण युग्म दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हम आपका क्या कर रहे हैं, रिकैप। आपको फिर से जो पिछले लेक्चर का था उसको दोहरा रहे हैं। यदि मान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा मिली, कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए दो रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटेंगी, एक बिंदु पे काटेंगी। यह पहले एक समीकरण का रेखा हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कहने का अर्थ है केवल एक हल, यानी जितने उभयनिष्ठ बिंदु उतने हल होंगे। एक उभयनिष्ठ बिंदु तो इसका हल कितना होगा, एक होगा। तो उसके बाद इसका अनुपात में तुलना a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, अनुपात में तुलना यही होगा। इसका कौन सा हल होगा, संगत हल। बताया गया था एक हल हो चाहे अनेक हल हो, हल क्या होंगे, संगत हल होंगे। इसी प्रकार कौन सी रेखा बताई गई थी, संपाती रेखा। कौन सी रेखा, सॉरी समांतर रेखा। अब समांतर रेखा के बारे में, समांतर रेखा में आप लोग जानते हैं एक समीकरण में समीकरण, यह दो रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। यह मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगी, 0। इस प्रकार दो रेखाएं होंगी। ये दो रेखाएं कितने बिंदु पर काटे, एक भी बिंदु पर नहीं, तो इसका क्या हल होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। जिसे हम लोग साफ सुथरा भाषा में बोल सकते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अनुपात की तुलना जब करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2। इस प्रकार से ये हो जाएगा। यह कौन सा हल होगा, यह कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। यानी दोनों रेखाएं कहीं भी संगत नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रही हैं, तो ये कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। इस प्रकार हम लोगों ने समान प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला तीसरा जो हम लोगों ने बताया था संपाती रेखा। यह रिकैप हो रहा है पिछले लेक्चर में जो हम लोग बताया था, जहां तक उसके हम लोग एक बार रिकैप कर ले रहे हैं इस वीडियो में। संपाती रेखा, संपाती रेखा क्या होती है, एक रेखा है, अब इसी के ऊपर एक रेखा और, यह क्या हो जाएगी, संपाती रेखा। तो दोनों रेखाओं समीकरण एक ही है। यह कितने बिंदु पे काट रही है, इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। जिसमें आपकी एनसीईआरटी लिखी है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्यों अनेक हल, क्योंकि इसके कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु। कितने उभयनिष्ठ बिंदु, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु। अगर कोई पूछेगा कितने उभयनिष्ठ बिंदु, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु। इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसका क्या हल, इसका क्या हल होगा, इसका भी, इसका जो हम ग्राफी इसका अनुपाती तुलना करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसका कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने एक बार फिर से ये रिकैप कर लिया है। दो समीकरणों की तुलना करेंगे, बताएंगे कौन सा हल नहीं होगा।
तो हम लोगों ने देख लिया है। अब आपके सामने हम लोग सवाल रख ले रहे हैं, तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, सवाल को अच्छे से समझते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपको इस बेस पे आपकी पर्सनालिटी 3.1 में बहुत सारी सवालें हैं। तो ये हम लोगों का रिकैप हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे हमने उन लोगों को करना है। आपको बता दे रहे हैं कि आपको इस पाठ में हल करने के लिए आपको पाठ को हल करने के लिए आपको 3 विधि पढ़नी पड़ेगी। इस पाठ में विधि कितनी है, सवाल को हल करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधि है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट विधि है ग्राफी विधि। कौन सी विधि है? ग्राफी विधि। सेकेंड है विलोपन विधि। सेकेंड कौन सी विधि है? विलोपन विधि। थर्ड कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। ब्रज गुणनखंड विधि आपके सिलेबस से कट चुकी है, रिड्यूस हो चुका है, उसे आपको नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही पे आप पढ़िए। 3 प्रकार की विधियां आई सवाल इस प्रश्नावली में सवाल को हल करने की। प्रश्नावली 3.1 में आपको ग्राफी विधि मिलेगी, 3.2 में विलोपन विधि मिलेगी, 3.3 में आपको 3.2 में प्रतिस्थापन मिलेगी, उसके बाद विलोपन मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की विधियां हैं। तीनों प्रकार की विधियों को हम लोग आराम समझेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, आपको ग्राफी विधि हम लोग बाद में बताएंगे, ग्राफी विधि हम लोग बाद में समझेंगे। सच में ग्राफी विधि को रोक देंगे, भले 3.1 की प्रश्नावली का है, आपको ग्राफी विधि समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ केस कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जहां से आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम लोग कुछ देरी बाद पढ़ते हैं, कुछ लेक्चरों के बाद पढ़ते हैं। पहले हम लोग विलोपन विधि पढ़ते हैं। कौन सी विधि पढ़ते हैं? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, और ग्राफी विधि, इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे? विलोपन विधि। ग्राफी विधि क्या होती है? जिससे हम ग्राफ पर दर्शाएं, ग्राफ पर किसी भी दो संख्याओं को आपको दर्शाना है, 2 रेखाओं को। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया गया है, हम लोग एक सवाल तीनों विधियों से कर रहे हैं, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज्यादा समझ में भी आएगी। हम एक सवाल तीनों विधियों से कर दे रहे हैं, आपको सवाल एक ही सवाल है, तीनों विधियों से कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आपको सवाल मिला x + y = 5, x - y = 3, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड, यह आपको सवाल मिल गया है। ग्राफी विधि हल करने के लिए आपको सर्वप्रथम फर्स्ट समीकरण का कॉलम बनाना पड़ेगा। एक आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, इस प्रकार लिखेंगे। समीकरण 1 का क्या लिखेंगे? यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, x + y = 5, समीकरण 1 का क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे 3 वैल्यू रखेंगे, 3 मान इसका प्राप्त कर लेंगे। एक x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y। अब आप समझिए, x का मान रखने पर आपको y का क्या मान प्राप्त होता है, इस प्रकार से इसको हल करना है। यदि आप x का मान 0 रख रहे हैं, तो y मान कितना प्राप्त हो रहा है? 5। यदि आप y का मान कितना रख रहे हैं? 0, तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 5। ये तो 2 बिंदु आपको मिल गए। अब एक नहीं मिल रहा है, अब उसको भी देखिए कौन होगा। यदि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4। यदि x का मान 4 तो y का मान 1। इसी प्रकार से आपको कितने बिंदु ज्ञात हो जाएंगे? अनंत बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। तो ग्राफी विधि इस प्रकार से एक समीकरण हो गया, जिसमें इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,5, इसका क्या हो जाएगा? 5,0, और इसका क्या हो जाएगा? 1,4। अब उसके बाद हम लोग दूसरे समीकरण में देखते हैं, x - y = 3। इसका भी हम लोग इस प्रकार से बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। हम लोग बता दें, इसको बस समझ रहे हैं, इसको पहले पढ़ेंगे नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसको विलोपन विधि पढ़ेंगे, लेकिन बस इसको यहाँ पर आए हम लोग थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाद में हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर यदि x का मान आप x लिख दीजिए, y लिख दीजिए। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -3 आ जाएगा, और y का मान 3 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे? y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा,
और y का मान 2 रखेंगे, सॉरी x का मान, y का मान कितना रखने पर 0 1 रखिए, y का मान 1 रखेंगे तो आपको x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसके भी बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए आप। इसका बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, -3 और एक क्या हो जाएगा 0, 3 और एक क्या हो जाएगा 4, 1। इस प्रकार आपको ये बिंदु के निर्देशांक मिल गए हैं। अब इन्हें हमें ग्राफ पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना है, ग्राफ पर दर्शाना है। जब हम लोग इसे ग्राफ पर दर्शाएंगे इस प्रकार, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, ये x डैश, ये y डैश और ये मूल बिंदु। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बिंदु A, B और इसे C मान लीजिए और इसे मान लीजिए D, E, F। इस प्रकार से आप अलग अलग बिंदु का नामकरण भी कर देंगे। 0,5 कहाँ पे, यदि मान लीजिए यहाँ पर भी थोड़ा हम लोग कर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से हम लोगों ने -1, -2, -3, इस प्रकार हम लोगों ने निर्देशांकों को भी लिख दिया है। इसको हम लोग फिर से बता दे रहे हैं, इसको हम लोग फिर से बाहरी आराम से समझ लेंगे कैसे लगाया जाएगा, कैसे नहीं लगाया जाएगा। बस यहाँ पे हम लोग ग्राफी विधि लगाने का हम लोग क्यों इससे पहले नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आप समझिए, आप यहाँ से देखिए, पहले जैसे हम करते हैं आप बस सुनते रहिए। आगे हम लोग 0,5, 0 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, बिंदु ए यहाँ पर आ गया, बिंदु ए आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, बिंदु ए। यहाँ पे क्या है 0,5, बी क्या है 5,0, बी क्या है 5 है, 0 x है, y कितना है 5, सॉरी ये नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा भाई, ये 0 हो गया, y का मान 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू 0,5 और 5,0 यहाँ पे हो जाएगा 5,0, ये b हो गया, कौन हो गया b और यह a और c की वैल्यू 1,4, एक क्या है x है, x 1 है, y 4 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा 1,4। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए आप। जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखेंगे आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यह सरल रेखा का नामकरण है, इस रेखा का नामकरण क्या हो जाएगा, यह किसकी रेखा है, इस रेखा का किसके समीकरण पर प्राप्त हुई, x + y = 5। यह रेखा किसका है, x + y = 5 की है। अब इसी प्रकार हम लोग अगले वाले समीकरण का देखेंगे। अगला वाला समीकरण x - y = 3 का देखेंगे। पहला आपको बिंदु मिला 0, -3, 0 x है, y का मान -3 यहाँ पर है, y का मान -3, तो यह बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा d बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, -3। अगला वाला देखिए 0,3, अब x 0 है और y 3 है, +3, y 3 यहाँ पे है +3, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा डी ई है। अब हो जाएगा 0,3, इधर हो जाएगा 0,3। अगला देखिए 4,1, यक्स 4 है, यक्स 4 है और y कितना है 1 है। ध्यान दीजिए आप पहले, सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा गलती हो गया है। एक बिंदु का निर्देशांक है ई वाला 0,3 वाला, यहाँ पे आप समझिए y का मान जब 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा 3, तो इस प्रकार बिंदु का निर्देशांक 3 का मान क्या मिल जाएगा 40, तो यहाँ पे 0,3 और एक बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा 3,0 मिलेगा। अब 3 कहाँ पर है, x 3 रहना चाहिए और यही हो गया बिंदु डी ई, यह बिंदु ई है, इसका निर्देशांक क्या है 3,0। अब अगला वाला बिंदु निर्देशांक देखेंगे 4,1, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो आप मिलाएंगे तो 4,1, तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे।
इस बिंदु पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, इस बिंदु का आंसर क्या हो जाएगा 4, और ये बिंदु क्या है यफ है। अब आप जानिए 4, किसका भी होगा। अगर आप इसमें देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिखाते थे 4, यहाँ भी 4, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जब यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे, इन तीनों बिंदु मिलाएंगे तो यहाँ पे एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगी, इसको और इसको एक रेखा काट रही है तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है जो कि क्या है 4, इसमें तो पता चल गया 4, पे काटेगी। बहुत सारी सवालें होंगी जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा किस बिंदु पर ये रेखा काटेगी, तो कितने बिंदु पर काट रही है और यह किसका समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 का। इस प्रकार आपको ये कौन सी रेखा मिल गई प्रतिच्छेदी रेखा। तो ग्राफी विधि से ऐसे बताना होगा आपको, वहां पे आप हल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 4, ही उभयनिष्ठ बिंदु है, 4, ही उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। उसको हम लोग आराम से विलोपन विधि से समझते हैं। विलोपन विधि से पहले देखिए क्यों विलोपन विधि पहले हम लोगों को पढ़ना है, क्यों इसकी पहले जरूरत आपको पड़ेगी। तो हम लोग पहले विलोपन विधि इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको उभयनिष्ठ बिंदु नहीं प्राप्त होंगे। जब आपको उभयनिष्ठ बिंदु नहीं प्राप्त होंगे तो आपको उस ग्राफ खींचने में बहुत दिक्कत होगी। तो ग्राफी विधि में हम लोग आराम से पीछे जाकर विलोपन विधि यूज करेंगे और आपको ये बिंदु अपने आप से मिल जाएगा। और आप यहाँ पे चाहे जितने बिंदु निकाल सकते हैं, कम से कम एक रेखा पर आप कम से कम कितने बिंदु निकालेंगे, 2 बिंदु को निकालना अनिवार्य है। कितने बिंदुओं को निकालना, 2 बिंदुओं का निकालना अनिवार्य है। हम लोग 3 बिंदु को निकालेंगे लेकिन 2 बिंदुओं का निकालना क्या है अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि समझते हैं कि विलोपन विधि की जरूरत क्यों पड़ी, विलोपन विधि की जरूरत क्यों पड़ी कि पहले आप विलोपन विधि निकालिए। तो आज तो आपको ये रेखा मिल गई, तो इसको हम लोग देखते हैं विलोपन विधि क्या, विलोपन विधि में इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं और आपको समझाते हैं विलोपन विधि की जरूरत। x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, और यह समीकरण नंबर फर्स्ट है और समीकरण नंबर सेकंड। विलोपन विधि में आपको कोई भी एक चर क्या करना रहता है, गायब करना रहता है, कोई भी एक चर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आपको इसे बता दे रहे हैं। जब हम आपको विलोपन विधि विस्तार से बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में बताएंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। जब आपको एक चर ज्ञात करना है तो दोनों चरों में चरों का मान समान हो, लेकिन चर समान हो लेकिन उसके गुणांक क्या हो अलग अलग हो। यहाँ पे y गुणांक +1 है, यहाँ y गुणांक -1, चिन्ह में विपरीत है, चिन्ह में क्या है विपरीत है, और y का मान कितना 1 क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ने पर, क्या हो जाएगा जोड़ने पर, जब जोड़ने पर होगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2x बराबर 5 और 3 8, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4। अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। x बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है x कामा y, तो ये कितना आ जाएगा 4, 1। तो आपको ये समझ में आएगा कि 4, 1 दोनों बिंदु के लिए क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। और नहीं विश्वास है यहाँ पर 4 रखिए, यहाँ पर 4 और 1 5, 4 में से 1 3, यानी यही एक मान एक लौता मान है जो इन दोनों समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। क्या करेगा संतुष्ट करेगा। कब जब वे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तब। तो आपको समझ में आया कि आपको उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको विलोपन विधि का कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि हम लोग ग्राफी विधि बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग विलोपन विधि पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कौन सी विधि पढ़ते हैं ग्राफी विधि। जैसा कि आपको आपके इस सवाल में हमने एक मान आपने देखा होगा 3 मान निकाले हैं, इसमें भी 3 मान निकाले हैं और यहाँ से एक बिंदु काटते हुए रेखा गई है। तो लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा बिंदु 4, 1 पता चल गया, लेकिन इसकी भी क्या 4, 1 होगी कि नहीं ये हम श्योर नहीं थे। तो हमको यह श्योर जरूर कर देगा कि दोनों में कौन से बिंदु कॉमन रहेगी। विलोपन विधि आपको यह बता देगी। अब हम कैसे जानेंगे, अब हम कैसे, और देखिए आपकी गणित में कितना अच्छा इस पार्ट में इंटरेस्टिंग है। अब हम कैसे जानेंगे कि यह
इसका एक उभयनिष्ठ हल होगा। कैसे जानेंगे? बिना समीकरण को हल किए आप कैसे जानेंगे कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, ये दोनों समीकरण का x और y का मान आएगा? कैसे आप जानेंगे? उसके लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं? अनुपात की तुलना वाल को। इसकी पढ़ते हैं अनुपात की तुलना। अनुपात की तुलना को हम लोग पढ़ते हैं। अनुपात की तुलना करने पर हम लोग जान जाएंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। पहले आप लोग ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। मान लीजिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि दोनों से उत्तर सेम आने वाले रहते हैं। ग्राफी विधि देखिए भी सेम आया है। अब जब हम लोग ग्राफी विधि पढ़ने से पहले कैसे जानेंगे कि यही बिंदु उभयनिष्ठ होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या लगाएंगे? विलोपन विधि का यूज करेंगे। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वह प्रतिच्छेदी होंगी कि समानुपाती होंगी कि समांतर होंगी? कैसे जानेंगे? उसके लिए हम लोग अनुपात की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? अनुपात की तुलना। अब आपको जो सवाल दिया रहेगा, सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 5। अगला सवाल है x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे? 0। सभी मान को बराबर से पहले लाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे आप प्रत्येक समीकरण की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1, यहाँ पे x का गुणांक 1। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया हूँ, a1 बटा a2 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 1 बटा 1। अब यहाँ पे लेंगे b1 बटा b2। अब b1 बटा b2 का क्या आ जाएगा? 1 बटे माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है। अब आप देखेंगे, आप इतना ही करने के बाद रुक जाइएगा, देखिएगा क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के? फिर आप लिख दीजिएगा 1 बटा 1 बराबर माइनस 1 बटा 1 बराबर है, नहीं है तो यहाँ पे काटिए, यहाँ पे काटिए। अतः यह कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसके कितने मान मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ मान मिलेंगे। तो आप समझिए आपका ये पाठ किस हिसाब से कैसे एक दूसरे से रिलेट है। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुपात की तुलना को देखते हैं। अनुपात की तुलना आपको बताएगा कि कौन सी रेखा होगी, क्या होगी। अनुपात की तुलना के बाद x और y का मान कैसे निकलेगा, उभयनिष्ठ बिंदु कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, हम लोग यहाँ से जान जाएंगे। उभयनिष्ठ बिंदु का मान कितना होगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जान जाएंगे। जब हम लोग ये दोनों जानते रहेंगे तो हमको ग्राफी विधि सबसे आसान होने वाली है। तो आपकी आराम से हम लोग ये सभी समझते हैं। एक एक कर आराम से अगले वीडियो में हम लोग अब एक एक करके ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि एक एक कर हम लोग आराम से समझते हैं। अनुपातों की तुलना आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और हम लोग अनुपातों की तुलना में हम लोग सवाल देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि ग्राफी विधि क्यों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्यों बाद में पढ़ेंगे, विलोपन विधि क्यों बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग अनुपातों की तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझिए, आपको आगे पीछे नहीं पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ में भी आए। ऐसा नहीं है कि हम आपको ग्राफी विधि पढ़ाना चालू कर दें और आपको समझ में भी ना आए। तो हम लोग चलिए हम लोग यूज करते हैं अनुपात की तुलना करना। अनुपात की तुलना करना कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, आराम से आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपके पास 2-3 सवालें होंगी, अलग अलग प्रकार की होंगी, आप उसमें बताने में भी सक्षम रहिए। देखिए कोई भी सवाल आप उठा लीजिए, वो 2 चर वाला होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। आप लोग आराम से देखिए। जैसे हम लोगों ने सवाल उठा लिया x प्लस वाई बराबर 10, 2x प्लस 5y बराबर 10। यह आपके सामने सवाल है। 2x प्लस 4y बराबर 20, ये आपके सामने सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को आपको तुलना करनी है। जब आप तुलना करने में आप सर्वप्रथम जानिए, बराबर से पहले सभी मानों को लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसके लिए आप लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड।
अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 में जब हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, कामा b1 बराबर क्या हो जाएगा 1, कामा c1 बराबर क्या हो जाएगा -10। इस प्रकार से a1 b1 c1 का मान आ गया। समीकरण 2 लिखिए अब आप 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, यह समीकरण 2 रहा। अब यहाँ पर a2 बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, कामा b2 बराबर क्या हो जाएगा y का गुणांक चिन्ह सहित, तो +1 c2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 रहने वाला है ना, तो यहाँ पे 4y, तो यहाँ पे 4y, b2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -20। ये आप समझिए a1 का मान मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना 1, a2 मतलब y का गुणांक, y का गुणांक कितना है 1, तो यह आपका हो जाएगा। तो आप समझिए यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 c2 लिख दिए, सभी मान लिख दीजिए। अब आप समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 1/4, यानी कहने मतलब a1/a2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, b1/b2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ध्यान दीजिए यही दो मान पहले ध्यान दीजिए, क्या क्या 1/2 बराबर है 1/4 के, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, अर्थात क्या बराबर है, क्या यह मान बराबर है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा नहीं, ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल 1/4, यह नहीं बराबर है, अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 के। तो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा, अद्वितीय हल। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा। कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा। इस प्रकार आप बहुत सारे सवालों का उत्तर अनुपातों की तुलना में कर ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल से आपको समझ में आया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगले में कैसे करना है कैसे नहीं करना है। यदि मान लीजिए अब आपके सामने एक और हम सवाल को प्रस्तुत करते हैं। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा सवाल, बहुत ही सरल, x प्लस वाई बराबर 3, मान लीजिए 2x प्लस 2y बराबर 6, 4x प्लस 4y बराबर 12। अभी समीकरण में हम लोग करने से पहले 2x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसमें लिखने के बाद तुरंत तुलना करेंगे। a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा 2, c1 बराबर कितना आ जाएगा -6। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 को बराबर चाहे जितने धन लिख देंगे, 4x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग a2 बराबर 4, b2 बराबर 4, c2 बराबर -12। अब हम लोगों ने सीखा है a1/a2। अब a1/a2 कितना है 2/4, कितना आ जाएगा 1/2। अब हम फिर से इसी प्रकार b1/b2 करेंगे। b1/b2, b1 का मान 2, b2 का मान 4, इसे भी कटाएंगे 1/2। जब देखेंगे ये दोनों मान बराबर है, जब देखेंगे ये दोनों मान क्या है बराबर है, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर है, तो हम लोग c1/c2 लगे जाएंगे। यदि इस सवाल में देखिए a1/a2 1/2 और 1/4 बराबर नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने c1/c2 के पास नहीं गए। और इसमें देखिए a1/a2 मान 1/2, b1/b2 मान 1/2 आ गया है, तो हम लोग c1/c2 के पास जाएंगे। यदि नहीं आएगा तो हम लोग c1/c2 के पास नहीं जाएंगे। तो आप लोग समझिए c1/c2 बराबर कितना आ जाएगा -6/-12, माइनस माइनस कर दीजिएगा 1/2,
तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको पता चला, क्या पता चला, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यह किसी समीकरण के अनुपात का कह रहा था। वह समीकरण था आपका, आपको याद होगा, अनुपात की तुलना में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार से आपको मिलने पर ये कौन सी रेखा होती थी, यह कौन सी रेखा होती थी, संपाती रेखा। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। और इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल। कितने हल, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनंत हल। और कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि आप C1/C2 के पास कब जाने वाले हैं, जब आपका A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू बराबर ना हो। यदि बराबर नहीं है तो हम लोगों ने C1/C2 यहाँ पर नहीं लिखा है। जब आपका A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के बराबर है, तब हम लोगों ने C1/C2 के पास गए हैं। अब C1/C2 की वैल्यू बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी। यदि C1/C2 की वैल्यू भी A1/A2 B1/B2 के बराबर हो गया तो कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा, जिसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, संगत हल प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए A1/A2 B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा। उसका भी एक सवाल हम लोग देख रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। अब इसी सवाल में हम लोग देख लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं, इसी सवाल को आराम से समझते हैं। आपके सामने है, अब सवाल पूरा यही रहने वाला है, आप आराम से समझिए। सवाल आपको लुटा लीजिए, आपको चाहे जो सवाल हो आप डरिएगा मत। 2x + 4y बराबर -6, मान लीजिए एक सवाल ले लिया मैंने, समीकरण नंबर 1। अगला सवाल ले लिया 4x + 8y बराबर 12 ले लिया, समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब आप जानते रहिएगा समीकरण 1 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, सभी पदों को इस पार लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको, समीकरण 1 को 2x + 4y - 6 बराबर 0। बराबर के बाद उधर चाहे जितनी संख्या हो सबको बराबर के पहले लाना होता है। अब इसमें हम लोग A1 का मान लिखेंगे, A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर कितना हो जाएगा 4, C1 बराबर कितना हो जाएगा -6। अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 4x + 8y - 12 बराबर 0। अब इसकी माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा और यहाँ पे C बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 बराबर कितना हो जाएगा 4, B2 बराबर कितना हो जाएगा 8, C2 बराबर कितना हो जाएगा -12। अब हम लोग ज्ञात करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 वैल्यू कितना आ जाएगी 2/4, इसके घटाकर कितना आ जाएगा 1/2। अब B1/B2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, B1/B2 की वैल्यू 4/8, जिसका मान कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए दोनों मान बराबर आ गए हैं, दोनों मान बराबर आ गए हैं। अब हम लोग किसके पास जाएंगे, C1/C2 के पास जाएंगे। C1/C2 6/-12, अब 6/-12 का -1/2। अब हम लोग किसके पास चले गए, C1/C2। C1/C2 के पास कब जाएंगे, जब A1/A2 और B1/B2 क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल -1/2, यानी यह आपको किसी इस रूप में प्राप्त हो गया है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अब बताइएगा यह समीकरण किस प्रकार के अनुपात को तुलना को बता रहा था, यह बता रहा था समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और आपकी समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा में कितने हल मिलते हैं, समांतर रेखा में कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा की कोई हल नहीं होगा। जब इसमें कोई हल नहीं होगा तो इसका कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। तो ये आपको पता चल गया कि समांतर रेखा में आपको A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2, लेकिन संपाती रेखा में A1/A2 B1/B2 बराबर रहेगा C1/C2 में। प्रतिच्छेदी रेखा में A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा। प्रतिच्छेदी रेखा में आप C1/C2 के पास नहीं जाएंगे।
इस प्रकार हम लोगों ने अनुपात की तुलना को देख लिया है। बाकी आपकी प्रश्नावली में सवालें हैं, हम लोग उसको भी बहुत ही जल्द देख लेंगे। तो समझ में आया आपको अनुपातों की तुलना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अब कल अगले लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।